वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो ट्रैक पर। तो आज हम देखेंगे कि जो AMD है वो अपने Ryzen सीरीज के प्रोसेसर की नेमिंग स्कीम कैसे रखता है। तो दोस्तों, नेमिंग स्कीम रखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेमिंग स्कीम जानना जरूरी क्यों होता है। तो बेसिकली होता ये है कि आपको अगर आप किसी काम के लिए अपना लिए प्रोसेसर ले रहे हैं या फिर कोई सिस्टम बनवा रहे हैं या लैपटॉप ले रहे हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उसमें प्रोसेसर कौन सा लगा है और क्या वो प्रोसेसर मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि अगर नेमिंग स्कीम आपको पता हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे काम के लिए इतना इस कम से कम मुझे इस लेवल का प्रोसेसर चाहिए और उस प्रोसेसर के रेट के हिसाब से आप अपना बजट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए जो प्रोसेसर लूंगा वो Ryzen 7 1700X है। मैं इसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि हाँ, बाकी प्रोसेसर जो हैं Ryzen के आते हैं वो किस हिसाब से नेमिंग स्कीम चलती है। मैं इसी के हिसाब से आपको सब कुछ समझा दूंगा। तो इसमें ये जो Ryzen सीरीज के प्रोसेसर होते हैं वो बेसिकली 5 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। तो इनका जो पहला हिस्सा है वो होता है ब्रांड। तो ब्रांड जैसे Ryzen है तो ब्रांड तो Ryzen ही होगा और कुछ लोग उसको R भी बोलते हैं। तो ये चॉइस पे होता है कि आपको Ryzen बुलाना है तो Ryzen बुलाइए या फिर R बुलाना है तो R बुलाइए। उसके बाद दोस्तों आता है सेगमेंट। तो जो सेगमेंट होता है वो ये जैसे 3, 5, 7, 9, जो लोग बोलते हैं मेरे पास Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 या Ryzen 9 है, कुछ लोग जो ऐसे करके बोलते हैं, तो वो सेगमेंट होता है। तो सेगमेंट से दोस्तों ये पता चल जाता है कि जो जैसे आपके पास Ryzen 3 है तो उसमें कितने कोर होंगे, Ryzen 5 है उसमें कितने कोर होंगे। जैसे Ryzen 3 में 2 से 4 कोर होते हैं, Ryzen 5 में 4 से 6 कोर होते हैं, Ryzen 7 में 6 से 8 कोर होते हैं। तो ऐसे करके आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अगर मेरे पास इस सेगमेंट का प्रोसेसर है Ryzen सीरीज का तो उसमें ऑन एवरेज इतने कोर तो होंगे ही होंगे। और इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज आती है वो होती है जनरेशन। तो दोस्तों, जनरेशन से हमें ये पता चल जाता है, सेगमेंट और जनरेशन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें ये पता चल जाता है कि इसमें कैश मेमोरी कितनी लगी होगी। अगर आप थोड़ा भी प्रोसेसर के बारे में जानते हैं तो आपको ये बात पता होगी, कैश मेमोरी आपके प्रोसेसर की स्पीड और परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। अगर जितनी ज़्यादा कैश मेमोरी होगी आपके प्रोसेसर की, आपके प्रोसेसर की स्पीड और परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होगी, वो उतने अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाएगा। तो कैश मेमोरी भी जितनी ज़्यादा हो उतना ही अच्छा रहता है। बेसिक आइडिया मैं आपको ये दे दूं, जो Ryzen के इस वीडियो के बनाते वक्त जो लेटेस्ट प्रोसेसर है वो 3rd जेन का आया हुआ है। तो अगर आपके पास Ryzen 3 3rd जेन का प्रोसेसर है तो उसमें कम से कम 32 MB की कैश मेमोरी होती ही होती है। और अगर आपके पास Ryzen 5 है तो उसमें 36 MB की कैश मेमोरी होगी। और अगर आपके पास Ryzen 7 है तो उसमें 38 MB की कैश मेमोरी होती ही होती है। इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट आता है, जो 7 लिखा हुआ है, वो बताता है परफॉर्मेंस लेवल को। दोस्तों, ये परफॉर्मेंस लेवल असल में ये होता है कि आपका जो प्रोसेसर है वो कितनी एनर्जी लेगा और उसके हिसाब से कितना आउटपुट दे सकता है। तो ये परफॉर्मेंस लेवल बेसिकली आपको ये बताता है। उसके बाद जो अगला सेक्शन आता है उसको हम लोग कहते हैं SKU, जो कि होता है सॉकेट कीपिंग यूनिट। तो जो सॉकेट कीपिंग यूनिट है ये एक्चुअली मदरबोर्ड के ऊपर मोस्टली डिपेंडेंट होता है कि हाँ, अगर आपको ये वाला प्रोसेसर आप ले रहे हैं तो इसके साथ कंपैटिबल मदरबोर्ड कौन सा होगा। अब लोग जैसे प्रोसेसर लेंगे तो उसके साथ उन्हें मदरबोर्ड भी लेना पड़ता है। तो SKU से आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, अगर मेरा ये प्रोसेसर में ये 00 लिखा है या कुछ और नंबर है तो ये इन टाइप के मदरबोर्ड्स को सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट सेक्शन जो आता है, जो मेरे X लिखा हुआ है, इसको कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये पावर सफिक्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको बहुत बड़ी टेबल खुल के आ गई है। ये पावर सफिक्स आपको ये बताता है कि ये प्रोसेसर सबसे पहले कि ये डेस्कटॉप लेवल का है या मोबाइल प्रोसेसर है। और अगर मोबाइल प्रोसेसर है तो मोबाइल प्रोसेसर में हाई परफॉर्मेंस है, स्टैंडर्ड है या लो, या डेस्कटॉप है तो किस टाइप का प्रोसेसर है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। अगर इसके सफिक्स में X लगा है तो ये समझ लिए ये बेस्ट प्रोसेसर है उस सेगमेंट और जनरेशन का। अगर X लगा है तो वो हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर होगा ही होगा। अगर कुछ भी नहीं लगा है तो वो स्टैंडर्ड डेस्कटॉप CPU कहलाता है। स्टैंडर्ड डेस्कटॉप CPU मतलब जो नॉर्मल जो सीरीज के उन्होंने सोच के बनाए थे। अगर उसके एंड में G लगा हुआ है तो वो डिसेंट CPU है
लेकिन GFX के साथ जो इसमें GFX है वो एक्चुअली एक तरीके से ये है कि इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड इसमें लगे होते हैं हर CPU में। तो जो GFX इसमें अगर लगा होगा, इनबिल्ट ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, तो कहते हैं ये प्रोसेसर बिना ग्राफिक कार्ड के भी कहते काफी अच्छी ग्राफिक परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर आप कोई गेम वगैरह खेलना चाहें तो ये डिसेंट अमाउंट ऑफ रिफ्रेश रेट और गेम आपके चला सकता है डिसेंट अमाउंट में। अगर उसमें T लगा हुआ है एंड में, तो ये लो पावर डेस्कटॉप CPU है। लो पावर मतलब कम पावर वाला। अगर S लगा हुआ है तो ये लो पावर डेस्कटॉप विद GFX होगा ये। उसके बाद दोस्तों इसमें आ जाते हैं मोबाइल प्रोसेसर्स। मोबाइल प्रोसेसर्स H, U और M है। H मतलब हाई परफॉर्मेंस, U मतलब स्टैंडर्ड और M मतलब लो पावर्ड मोबाइल CPU। और दोस्तों एक बात और है कि जो मोबाइल CPU होंगे वो हमेशा डेस्कटॉप CPU से परफॉर्मेंस लेवल पे नीचे ही होंगे। उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही नीचे कर दी जाती है, क्योंकि जो मोबाइल प्रोसेसर्स होते हैं इनको क्या करना होता है कि पावर कंजप्शन सबसे कम हो, और पावर कंजप्शन कम करने के लिए इनकी परफॉर्मेंस लेवल को गिरा दिया जाता है। और परफॉर्मेंस लेवल गिराने की वजह से ये उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।